हम लोग यहाँ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं, क्लास 7th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 2। और आज हम लोग जो है इसमें 7वां अध्याय देखने वाले हैं, 7वां लेक्चर देखने वाले हैं, जिसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो हम इसमें जो है कुछ जनजातियों वगैरह का भी जो है अध्ययन वगैरह करेंगे तथा किन किन शासकों से उनका टकराव वगैरह रहा, इन बिंदुओं को भी जो है हम लोग देखते चलेंगे। तो देरी न करते हुए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ फिर से जो है आपका दिया जा रहा है ना, क्या दिया जा रहा है, अध्याय 7। फिर उसी का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यानी कि पहले ये जो जनजातियां हैं इधर उधर घूमती थी और कुछ लोग जो है ना, ब्राह्मणों की संपर्क वगैरह में आने के बाद जो है कुछ जनजातियां जो है राजपूत वगैरह में जो है कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे जो है राजा वगैरह, शासक वगैरह वो लोग बन गए, है ना। तो इन्हीं सब बिंदुओं का जो है हम लोग चर्चा जो है काफी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो इतना आप सभी देखा है ना, इतना जो है आप सभी ने देख लिया है ना कि किस प्रकार से यहाँ देख सकते हो। आगे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल में, यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह जो है एक समान नहीं थे। अच्छा, ठीक है। एक बात जो आपको यहाँ नोट रखना है कि कई जगह जो है तमाम प्रकार के जो है परिवर्तन तो आ रहे हैं, है ना। राजनैतिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन वगैरह हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन वगैरह आ रहा है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन को अगर देखा जाए तो हर जगह जो है ये एक समान नहीं थे। आज भी अगर आप समाज को देखोगे तो समाज में तमाम प्रकार की जो है कुरीतियां वगैरह जो है, मानसिकता वगैरह का विकास आज भी हो रहा है। आज भी कई ऐसे समाज हैं जो दिन भर जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई मंत्र का जाप करते रहते हैं और उनके दिमाग में जो है केवल और केवल जो है भूसा और गोबर भरा हुआ है। हमेशा वो लोग जो है इसी फिराक में पड़े रहते हैं, हमेशा जो है इसी के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा जो है कट्टरता को जो है जन्म देते रहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये तमाम प्रकार के परिवर्तन तो हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, राजनैतिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद जो है हमें सामाजिक परिवर्तन जो है हर जगह एक समान देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है जनजातीय समाज के विषय में, क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जनजातीय समाज के विषय में। तो देखोगे कई समाज जो है ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ये शुरू से ही ऐसा था, कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं मानते थे, है ना। लेकिन ये लोग जो है काफी मात्रा में नहीं मानते थे, है ना, वही बात हो गई। और ना ही वे कई जो है सामाजिक वर्ग में जो है विभाजित थे, है ना। ऐसा भी नहीं था कि वे तरह तरह के सामाजिक वर्गों में विभाजित हों, है ना। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। तो आपने समझ लिया कि आखिर ये जनजाति कहते किसे हैं, है ना। तो जनजाति कौन लोग थे, कई समाज जो है ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जो है जनजातीय समाज या जनजातीय लोग वगैरह जो है कहलाते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना जो है आप सभी ने समझ लिया होगा, इतना आप सभी ने जो है जान भी लिया होगा। आगे बढ़ोगे तो आगे आपको दिखेगा कि प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है नातेदारी संबंध से जो है जुड़े होते थे, है ना। आप देखोगे प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है नातेदारी के बंधनों वगैरह से जो है एक दूसरे से जुड़े वगैरह होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो है शिकारी थे, संग्राहक थे, खानाबदोश थे, पशुपालक थे, है ना।
अगर आपने मुझसे एनसीईआरटी क्लास 6 की पढ़ी हो इतिहास विषय की, तो वहां जो है मैंने इन चीजों को जो है डिफाइन कर दिया था। आज भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो घुमक्कड़ जीवन जीती हैं, है ना, खाना बदोश की तरह जीवन जीती हैं, शिकार वगैरह करती हैं। तो ये वही है ना। खाना बदोश का अर्थ होता है कि जिनका कोई भी ठिकाना ना हो, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। तो ये आप समझ सकते हो। इतना आप सभी ने जान लिया, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें खास उतना है नहीं, है ना। तो इनके जनजाति वगैरह के जीवन वगैरह के विषय में जो है आपसे बताया जा रहा है, और परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन काफी कम ही मात्रा में यहाँ से आता जाता है ना। क्योंकि सरकार भी जो है अगर क्वेश्चन पूछ लेगी, है ना, आयोग वगैरह अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो लोगों का ध्यान जो है उस तरफ चला जाएगा, और उस तरफ अगर ध्यान चला गया तो इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। क्योंकि आज भी जो है बहुत से ऐसे जो है समुदाय भटकते हैं, है ना। आज भी बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं, बहुत से ऐसे समुदाय के लोग हैं, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके यहाँ आज भी जो है छप्पर नहीं है ना। और हम जो है भारत को विकसित भारत बनाने की ओर जा रहे हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम का जो है हम लोग पालन कर रहे हैं, तमाम चीजों का जो है हम लोग पालन कर रहे हैं, है ना। और हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी जो है हवाबाजी करते रहते हैं, तमाम तरह के जो है लंबी लंबी फेंकते रहते हैं, लेकिन उनका जो है उन लोगों पर इन सब का जो है कभी भी ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है कब, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब, क्योंकि वो वोट बैंक है और उन्हीं को जो है मुद्दा बनाया जाता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तमाम प्रकार का मुद्दा बनाया जाता है, और मुद्दा बनाने के बाद फिर उन्हीं के नाम पे जो है राजनीति खेली जाती है, और फिर उसके बाद परिणाम वही होता है कि जीत गए, और जीतने के बाद फिर चलो ऐसी ऐसे फिर चुनाव तक जो है देखेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है अभी भी व्याप्त हैं, और ये हमेशा से रहेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब प्राचीन काल में यज्ञ वगैरह होता था, तो कुछ राक्षस जो है ऊपर से हड्डी वगैरह लाके उसमें फेंक देते थे, कभी कभी पानी वगैरह लाके फेंक देते थे, चलो यज्ञ करो तुम। तो इस तरीके के जो है लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और आगे के समयों में भी रहने वाले है। तो इसलिए जो है आप सभी अगर मेहनत वगैरह कर रहे हैं, अगर ये चिलगोजे जो है ना, ये चिलगोजे, ये बागड़ बिल्ले जो है उस पर विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। मान लो आप तैयारी करने के लिए किसी से कह दिए कि मैं अब जो है यूपीएससी करूंगा, तो उसमें से बहुत से चिलगोजे होंगे, बहुत से बागड़ बिल्ले होंगे जिनको ये बात जो है बहुत खलेगी कि अच्छा हम बर्बाद हैं और तुम चलो आबाद होने। जैसे हम बर्बाद हैं, हमारा परिवार बर्बाद है, वैसे तुम भी बर्बाद रहो। तो ये लोग जो है जलने वाले हमेशा रहेंगे। और मैंने बता दिया ना कि जब आप देखोगे प्राचीन युग में, है ना, पीछे के दौर में आप जाओगे, इतिहास में आप जाओगे, तो आपको मिलेंगे कि जैसे कोई ऋषि मुनि वगैरह यज्ञ करने की प्लान बनाते थे, यज्ञ शुरू हो जाता था, तभी जो है ये लोग उस पे कभी हड्डी फेंक दिए, कभी लकड़ी फेंक दिए, है ना, कभी मांस वगैरह फेंक दिए, कभी जो है लाके पानी फेंक दिए, कभी जो है आग लगा दिए, है ना। तो ये लोग पहले भी थे, ये लोग अब भी हैं, और ये लोग हमेशा रहेंगे। और हम जो है भले ही सोच लें, भले ही जो है समाज सुधारने की राह पर समाज सुधारक बन जाए, लेकिन हम पूरी तरह से जो है सुधार नहीं सकते। क्योंकि आप देख रहे होंगे, है ना, बहुत से ऐसे समाज सुधारक उभरे और चले भी गए, लेकिन क्या समाज सुधरा? हाँ सुधरा, लेकिन थोड़ा बहुत, है ना, कुछ हद तक। पूरी तरह जो है किसी ने नहीं सुधार पाया। तो वही जो है इसी को आधार बना के हमें जो है तैयारी वगैरह करते रहना। ये चिलगोजे जो है ये तो हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ आपको दिख रहा होगा जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, है ना। तो तमाम चीजें हैं, जैसे अपना ये लोग जो है कई कबीले वगैरह जो है मिलके थोड़ा नियम वगैरह बना लेते थे, तो उसी आधार पर जो है ज्यादा कुछ उतना खास नहीं है। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। यहाँ अलहदा से आशय है स्वतंत्र। क्या? स्वतंत्र।
ठीक है, स्वतंत्र। अलहदा संस्कृति को इन्होंने बचाए रखा। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने जो है दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया, है ना। कुछ लोगों से जो है इनका टकराव वगैरह होता रहा, फिर धीरे धीरे जो है इनको बदलने का भी इसने प्रयास किया, है ना। इन समाजों ने जो है ना, ये जनजाति समाज से आ रहे थे और आगे जो है इस तरफ दूसरा समाज है ना, समझ लो ब्राह्मणवादी समाज है। तो दोनों में आपस में टकराव भी होता था और धीरे धीरे इन्हीं टकराव वगैरह की वजह से जो है इन दोनों में अब परिवर्तन वगैरह जो है आने लगेगा। और कुछ मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ जनजातियां जो है राजपूत वगैरह के रूप में भी दिखेंगी। आगे मैं बताऊंगा कैसे दिखेंगी। तो यहां देखो, यहां आपसे जो है कुछ क्षेत्र के विषय में बताया जा रहा है कि भैया इस क्षेत्र में जो है इस टाइप की जनजाति वगैरह पाई जा रही है और तुम जो है उसे एक निगाह से जो है देख लो, है ना। यहां कहा जा रहा है समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जो है जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी जो है लिखित दस्तावेज वगैरह नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यानी कि वे जो है अपने दादा वगैरह का जो है कहानी वगैरह जो है याद रखते थे और उसे जो है अपने बच्चों वगैरह को भी सुनाते थे। और इनके विषय में जो है ये एकदम जनजाति समाज के हैं, है ना, जिन पर किसी की निगाह नहीं जाती। तो ऐसे में जो है इनका वर्णन वगैरह कौन करेगा, इनके बारे में लिखेगा कौन। और ये लोग जो है उतने सभ्य वगैरह तो होते नहीं थे, उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, क्योंकि आप सभी देखते ही आए हैं कि तमाम चीजों का जो है अधिकार वगैरह प्राप्त नहीं था। तो ऐसे में जब ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो ये क्या करेंगे, कहां से लिखेंगे, ये भी तो एक पक्ष होना चाहिए, ये भी तो लिखना चाहिए यहाँ कि जब ये पढ़ ही नहीं पाएंगे भैया तो कहां से जो है अपने बारे में कुछ लिखेंगे। और उसमें से मान लो किसी ने जो है चोरी चुप के शिक्षा उच्छा ग्रहण कर ली तो उसको जो है मार पीट दिया जाता था। तो तमाम चीजें हैं, ऐसे में इतिहासकार भी जो है इन्हें तुच्छ वगैरह मानकर जो है इनके विषय में लिखना नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी। तो आपको जो है यहाँ मैंने दे दिया है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है और किस क्षेत्र में जो है कौन सी जनजाति पाई जा रही है। तो इस पर जो है ठीक है, ये 2-3 स्लाइड जो है मैं आपके लिए स्पेशल छोड़ दे रहा हूं। इस पर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जो है ये क्षेत्र और वहां कौन सी जनजातियां दिख रही हैं ये आप जो है जान लो, है ना। ये आप जो है एक बार देख लो। यहां आपसे कहा जा रहा है तमाम बातें कही जा रही हैं, ठीक है। तो यहां आपसे जो है क्षेत्र दिया गया है और क्षेत्र में उस क्षेत्र में या क्षेत्र के आसपास कौन कौन सी जो है जनजातियां वगैरह पाई जा रही हैं उन्हें आपको जानना है। तो ये क्षेत्र वगैरह दिया गया है, जनजातियां दी गई हैं, इसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ कहा गया है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया, है ना। पहले तो ये लोग भटक रहे थे, लेकिन इनके जेब में जब पैसा वगैरह आ गया तो ये अब जो है बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं और भूमि को जो है ब्राह्मणों में दान वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो है आप देख लेना, है ना। यहाँ जो है आप देख लेना ये क्षेत्र वगैरह है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जा रही है, इनका जिक्र यहाँ किया गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा जो है बता दे रहा हूं। यहां आप दिखोगे तो बलूची दिख रही होगी, आपको दिख तो रहा होगा, एक बार चेक करता हूं, हाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो बलूची जनजाति पाई जा रही है, यहाँ गक्खर पाया जा रहा है, यहाँ खोखर पाया जा रहा है, जंजूहा पाया जा रहा है, लंगाह पाया जा रहा है, अरमुन पाया जा रहा है ना, समास वगैरह पाया जा रहा है। इधर आप देखोगे तो भील दिखेगा, यहाँ आप दिखोगे तो गोंडवाना गोंड वगैरह दिखेगा, यहाँ आपको जो है चोर जनजाति दिखेगी, है ना, चेर चोर, यहाँ मुंडा दिखेगी। फिर इधर देखोगे तो संताल वगैरह दिखेगा, इधर आपको खासी दिखेगा, इधर आपको अहोम वगैरह दिखेगा। तो अहोम वगैरह को जो है आपको जानना है। यहाँ आप देखोगे तो नागा वगैरह दिखेगा, है ना। तो तमाम जो है जनजातियां आपको दिख रही
होंगी, है ना। यहाँ आप देखोगे भील है, कोली है, बिराद वगैरह है। तो तमाम जनजातियों की लिस्ट जो है आपकी एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो। और पीछे जो है मैंने उनको दे भी दिया पूरी लिस्ट सहित, है ना। ऐसे में आप सभी को ये ना हो कि हमारे पास एनसीईआरटी नहीं है तो हमारे गुरुजी जो है चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं, सही से नहीं बता रहे हैं, सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा दुख आपको ना हो, इसीलिए जो है मैंने चीजों को जो है पीछे आपके लिए जो है इकट्ठा कर दिया, भैया आप जो है उसे जान लो। अब यहां से जो चीज हमें जानना है वह जानना है यह कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। यानी कि एक राज्य के रूप में पहले तो ये लोग घुमंतु वगैरह थे, लेकिन जब ये एक राज्य के रूप में संगठित हो गए, मजबूत हो गए, है ना, संगठित हो गए, तब इनका जीवन कैसे बदला। तो इनका जीवन इसलिए बदला कि पहले आप देखोगे कि अहोम, गोंड वगैरह जो है जनजाति थे, बाद में जो है शक्ति वगैरह जो है इन्होंने प्राप्त किया, है ना, और संपन्न हो गए। फिर उसके बाद में राजा बन गए, और राजा बनने के बाद जो है इनका जीवन सुधर गया, इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो इसी सबको पीछे जो चर्चा है और आगे जो थोड़ी बहुत चर्चा बताऊंगा, इसी को ध्यान में रखकर ये पूरा उत्तर जो है पूरा कर देना। मैंने केवल यहाँ एक लाइन रखा है, आप सभी जो है इसे और भी गढ़ने का प्रयास करना, और भी विस्तृत करने का प्रयास करना। समझ में आई बात। आगे यहाँ कहा जा रहा है, क्या बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। क्या बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। आप अगर देखोगे तो अलाउद्दीन वगैरह जो है बंजारों वगैरह से जो है ना, सामान वगैरह की ढुलाई वगैरह करता था, और इनके पास जो है बहुत सारी बैलगाड़ियां वगैरह होती थी। ये लोग जो है उस पर लाद कर जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह वगैरह भी पहुंचाते थे। आप वही अगर जो है ये अलाउद्दीन हो ही गया। जहांगीर वगैरह को देखोगे तो जहांगीर जो है बंजारों का उल्लेख करता है, और बंजारे कभी कभी जो है व्यापारी वगैरह का भी काम करते थे, है ना। समझ में आई बात। तो वही कहा जा रहा है कि क्या ये बंजारे लोग जो है अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। आगे अभी जो है इसकी चर्चा के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों महत्वपूर्ण थे। तो देखो यहां कहा जा रहा है, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां जो है टांडा कहलाता था। तो ये टांडा शब्द जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है। टांडा शब्द जो है आपको ध्यान में रखना है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों में जो है अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका उपयोग कर रहा है, किसके लिए। तो अनाज वगैरह को ढोने के लिए। और यही नहीं, यहां आप देखोगे तो जहांगीर जो है अपने संस्मरणों में जो है बंजारों के विषय में उल्लेख करता है, बंजारों के विषय में जो है लेख लिखता है, उनके बारे में जो है चीजों को बताता है ना, कि बंजारे वगैरह क्या कैसे थे, है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, और सबसे ज्यादा जो नोट रखना है वह नोट रखना है टांडा, है ना। टांडा क्या था। टांडा 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 क्या था। तो सबसे ज्यादा जिसे याद रखना है उसे याद रखना है टांडा को, है ना, टांडा को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ जो है आपके सन्मुख जो है तमाम प्रकार के जनजातियों का जो है चित्र लगा हुआ है ना। तमाम प्रकार की जनजातियों का जो है यहाँ चित्रांकन किया गया है, आप देख सकते हो, है ना। आपको दिख रहा होगा, आप देख भी सकते हो। तमाम प्रकार के जनजातियों का जो है यहाँ चित्रण किया गया है। और यहाँ अगर देखोगे तो ये जाट रामलाल खोखर है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि खोखरों और गखरों ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है निपटा दिया था, उसका सिर वगैरह जो है काट दिया था। कुछ लोग क्या बोलते हैं, खोखर और गखर बताते हैं। लेकिन अभी जो है एक फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, है ना, सम्राट पृथ्वीराज वगैरह के नाम से आई थी। तो इसमें जो है ऐसा दिखाया गया है कि गोरी जो है इनको अंधा वगैरह कर देता है, और ये जो है आंख बंद करके ही गोरी को निपटा देते हैं, है ना। तो आप जब चंद्रबरदाई वगैरह को पढ़ेंगे तो उनके इतिहासों में कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। तो इतिहासकार जो है कंफ्यूजन में है।
ठीक है, इतिहासकार भी कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं, ऐसा मानते हैं, कुछ इतिहासकार इनको और ऐसा मानते हैं। तो ये आपको खोखर वगैरह दिख सकते हैं। और मैंने जो है ये आपके जो है गूगल बाबा महोदय ने दे रखा था, है ना। गूगल बाबा महोदय ने जो है ये जानकारी दे रखी है और इन्होंने जो है फिल्म बनाया है। और मैंने कहा ना कि इतिहासकारों में आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह चलती रहती है कि ये नहीं सही है, वो सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। तो ऐसे में जहां कंफ्यूजन रहे वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह जो है अपने दायरे को जो है अपने आप को जो है सीमित करके अपने आप को बचाते हुए जो है क्वेश्चन पूछेगा और जो चीज सही रहेगा उसको जो है पूरा का पूरा पॉइंट के रूप में दे देगा और उसमें से कुछ अन्य चीज की अपेक्षा आपसे करेगा। तो ये आपके गूगल बाबा ने दे रखा था, तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी लगा दिया जाए ताकि जो है कुछ तो याद रहे आपको, है ना। खोखर, तो खोखर ये आप देख सकते हो रामलाल खोखर को। यहाँ आगे कहा जा रहा है वर्ण आधारित समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। पहले देखो समाज कैसे विभाजित था, है ना। प्राचीन काल को आप झांक कराओ एक बार तो वहां आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था ने जो है अपना पांव पसार लिया था। समझ में आई बात, है ना। फिर जब इसने पांव पसार लिया तो कुछ ऐसे भी विचारक हुए जो इसके खिलाफ हुए, है ना, जो इसकी परंपराओं को इसकी कुरीतियों को नहीं मान रहे थे। तो आप उसमें देखोगे बौद्ध जैन वगैरह और भी तमाम प्रकार के उभरते हैं। तो यहाँ जो मध्यकाल में वर्ण आधारित जो समाज था उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, तो देखो विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहारों, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जो है जातियों के रूप में मान्यता मिली, है ना। तो देखो ब्राह्मण लोग जो हैं ये जाति के रूप में मान्यता दे रहे हैं। पहले यही लोग कहते थे कि जो जिस धर्म में पैदा हो गया, जिसके यहाँ पैदा हो गया, छत्री में पैदा हुआ तो छत्री ही रहेगा, है ना। हालांकि एक यज्ञ आपने देखा था, उस यज्ञ के माध्यम से जो है कोई भी जो है छत्री बन सकता था। तो तमाम प्रकार के जो है ये बीच बीच में नियम वगैरह लाते रहते थे, है ना, बीच बीच में लाते रहते थे ताकि जो है इनका सब कुछ चलता रहे, है ना। इनकी अपनी जो लूटने वगैरह की टेक्निक वगैरह थी सब कुछ चलता रहे, है ना। लेकिन यहाँ जो है अगर कुछ लोग जो है ये वीडियो वगैरह देख रहे होंगे तो आप सभी जो है इस उसमें ना रहिएगा कि मैं जो है यहाँ जातिवाद कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन आप सभी देखोगे तो इन्होंने जो है कितना अत्याचार कर रखा है, पूरी की पूरी इतिहास अगर देख डालोगे तो इनके अत्याचारों वगैरह से जो है भरा पड़ा है। तो इनका जो है बीच बीच में कभी कभी क्या होता था कि इनको जो है अपना दुकान वगैरह चलाना होता था। तो ऐसे में दुकान कैसे चलेगा, इनको फॉलो करने वाले भी कुछ लोग होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करते थे ये लोग जो है वर्ण व्यवस्था आधारित जो समाज था अब उसे जो है जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर रहे हैं, जाति व्यवस्था में जो है बदल रहे हैं। समझ में आई बात। तो ब्राह्मणों द्वारा जो है जातियों के रूप में जो है मान्यता दी गई। पहले वर्ण आधारित था, अब जो है ये लोग जाति वगैरह में भी बांटना शुरू कर रहे हैं। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का जो है आधार बना, है ना। तो ये आप देख रहे हो क्या क्या बदलाव आ रहा है। कई जनजातियां सामाजिक समूहों में शामिल होने लगी, है ना। पहले ये लोग जो है इनको दूर रखा जाता था, अब ये जो है सामाजिक समूहों के साथ जो है जुड़ रही हैं। आगे देखोगे छोटी छोटी जातियां जो है उपजातियों में बंटने लगी, है ना। जो छोटी छोटी जातियां थी उनमें भी जो है अब उपजाति वगैरह आने लगी है। आप सभी अगर देखोगे तो कई तरह की जो है जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण में भी जो है कई तरह के आते हैं। जैसे कुछ लोग में शास्त्री वगैरह आते हैं, कुछ में जो है पंडित आते हैं, कुछ में द्विवेदी रहते हैं, त्रिवेदी रहते हैं, चतुर्वेदी वगैरह रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो उपाध्याय वगैरह, है ना। तो तमाम प्रकार के जातियों में भी जो है उपजातियां वगैरह जो है बंट गई। तो यहाँ आप ये सारी चीजों को देख सकते हो, है ना। तो यहाँ अगर आपसे मध्यकाल में जो है समाज या वर्ण व्यवस्था या किसी भी टाइप का जो है क्वेश्चन पूछ दे तो ये 4 पॉइंट अगर आप वहां रख दोगे, ये 4 पॉइंट अगर वहां रख दोगे तो आपको जो है काफी अच्छा जो है आपका परफॉर्मेंस माना जाएगा, है ना। आगे बढ़ चलते हैं। आगे यहाँ जो है रानी दुर्गावती के विषय में जो है कुछ चीजें बताई गई होंगी। तो हम लोग जो है अब पढ़ रहे हैं किसको, गोंड जनजाति को, है ना। किसको पढ़ रहे हैं, तो गोंड जनजाति को। तो गोंड जो है ये गोंडवाना वन प्रदेश में रहते थे,
है ना, समझ में आई बात। स्थानांतरीय कृषि करते थे। ये स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरीय कृषि क्या है, तो ये लोग जो है थोड़ा सा जैसे जगह है, वन वगैरह है, जंगल वगैरह है, तो उसको जो है ये लोग जला देते थे और राख वगैरह जो है साफ नहीं करते थे, उसी पर जो है अपना जो चीज बोना रहता था बो देते थे, उगाते थे, है ना। जब वहां जो है 2-4 साल ऐसे उगाते थे, फिर उसके बाद इनको लगता था कि अब जो है वह भूमि उर्वर नहीं रह गई है, फिर कहीं और जाते थे, फिर वही सिस्टम अपनाते थे, यानी कि जो है जंगल वगैरह जो रहता था उसको जो है आग लगा देते थे, फिर राख जो राख होता था उसको साफ वगैरह नहीं करते थे, उसी पर जो है बिया वगैरह जो है फेंक देते थे, बीज वगैरह फेंक देते थे, फिर वो उग जाता था, फिर ऐसे जो है वही प्रोसेस हर जगह अपनाते थे। तो ये हो गया। ये लोग जो है कुलों यानी कि राय वगैरह में बटे थे, कुलों में बटे थे, राय में बटे थे। आप सभी कहीं कहीं सुनते होंगे रायप्पा, है ना, रायप्पा वगैरह कई फिल्मों में आपने सुना होगा, है ना, रायप्पा। तो इसी टाइप का कुछ रहता है। तो ये लोग जो है कुलों में बटे थे, कुलों या राय में जो है बटे थे। तो ये आप समझ सकते हो, कई फिल्मों में आपने सुना भी होगा रायप्पा, है ना, रायप्पा। कटप्पा नहीं, कटप्पा नहीं, रायप्पा। हो सकता है कटप्पा भी जो है किसी ऐसे कुल वगैरह से जुड़े हों, तो टप्पा टप्पा करके जो है ना, उनके दादा परदादा वगैरह में से किसी का नाम रहा होगा कटप्पा या हटप्पा, है, लड़प्पा, मरप्पा, है ना, खादेड़प्पा, तो रहा होगा, तो उसी से जो है टप्पा जोड़ के जो है आ गया होगा इनमें कटप्पा। तो हो सकता है किसी भी समुदाय से वो भी ऐसे जुड़े हों, बाद में उन्होंने भी जो है राजपूत वगैरह का टाइटल वगैरह ले लिया, शक्तिशाली हो गए, फिर इनको जो है शिवगामी ने बुला लिया कि आओ बाबू, है क्या बोलते हैं, शासन वगैरह में जो है मेरी मदद करो, है ना। और उसके बाद बाहुबली का मामा बन जाता है और बाहुबली को जो है मार डालता है ना, चुपके से मार देता है। और कहा कौन रहता है, शिवगामी कहे रहती है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना। तो अब ये आपको भुलाए नहीं भूलना चाहिए, कटप्पा रायप्पा रायकुल, समझ में आ गई बात। यहाँ एक बहुत ही अच्छी फैक्ट यह है, बहुत ही अच्छा फैक्ट यह है कि अकबर ने जो है अकबरनामा में जो है गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के 7,000 यानी कि 70,000 गांवों का उल्लेख है। अगर आप अकबरनामा को देखोगे तो उसमें जो है गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के जो है 70,000 गांवों का जो है उल्लेख है। तो ऐसे में आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि ये जनजाति जो है ना, कितनी जो है पॉपुलर रही होगी, जिसका उल्लेख जो है अकबरनामा वगैरह में भी किया जा रहा है ना। तो ये रानी दुर्गावती जी हैं। अभी इनके विषय में जो है थोड़ी बहुत हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखो, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित था, हर गढ़ जो है किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। समझ में आई बात जो है ना, ठीक है। केंद्रीकृत हो रहा था राज्य जो है, जैसे ये राज्य हो गया, है ना, ये हो गया राज्य। राज्य जो है किसमें बटा था, तो गढ़ों में बटा था, है ना। और हर गढ़ जो है किसी न किसी जो है किसी न किसी जो है गोंड कुल के नियंत्रण में था, किसी न किसी कुल के नियंत्रण में था, किसी न किसी जो है व्यक्ति के नियंत्रण में था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पुनः 84 गांवों में जो है 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद जो है ये 84, है ना, 84 इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। तो 84 आपको समझ में आ गया होगा। पहले राज्य जो है गढ़ों में विभाजित था और गढ़ों को फिर जो है 84 में विभाजित किया जाता था। हर गढ़ का जो है कोई ना कोई मुखिया वगैरह जरूर होता था, है ना, किसी न किसी के अंडर में, किसी न किसी के नियंत्रण में रहता था। तो ये आप समझ सकते हो। 84 का उप विभाजन जो है बरहोतों में होता था। अब देखो, ये 84 हो गया। अब इसी 84 को क्या कहा जा रहा है, बरहोत। क्या कहा जा रहा है, बरहोत। ठीक है। राज्य गढ़ों में विभाजित है और गढ़ जो है 84 में विभाजित है और 84 जो है बरहोतों में विभाजित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जो है इसी तरीके से बना डालो, है ना।
इसी तरीके से जो है आपको भी बना लेना है कि राज्य जो है गढ़ों में विभाजित है। गढ़ जो है किसी ना किसी के अंडर में था और गढ़ों को फिर 84 में बांटा गया। 84 जो है बरहोतों में बटा है, जो कि 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे, है ना। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो देखो ये लोग जो है जनजाति है, लेकिन देख रहे होंगे आप कि काफी भारी भरकम टाइटल वगैरह भी ये लोग ले रहे हैं, उपाधि वगैरह भी ले रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संग्राम शाह की उपाधि जो है किसने ली, तो अमनदास आपको लगाना है। तो उसके पुत्र दलपत ने जो है महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। दलपति की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, है ना। ये बात आपको नोट रखना है कि रानी दुर्गावती जो थी वह बहुत ही योग्य थी और उसने जो है अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर जो है शासन की कमान संभाली। और उसके समय में जो है, ठीक है, उनके समय में जो है, कहा गया, उनके समय में जो है राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। यानी कि जब इन्होंने सत्ता वगैरह को संभाला तो इनके राज्य में जो है, ठीक है, इनके शासन काल में जो है साम्राज्य वगैरह का काफी विस्तार हुआ, काफी अच्छा जो है रिस्पांस मिला, है ना, प्रजा को। और उसके बाद आखिर में क्या हुआ, रानी दुर्गावती ने इसका किसका, यहां आपको देखना है, उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। आगे अगर आप देखोगे तो आगे यहां दिया जा रहा है, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने जो है इसका जमकर मुकाबला किया, जमकर सामना किया। अंत में उनकी हार हो गई, लेकिन उन्होंने जो है समर्पण करने के बजाय जो है अपने आप को जो है खत्म कर देना ही सौभाग्य माना, है ना। उन्होंने समर्पण तब भी नहीं किया, अपना जो है उन्होंने मृत्यु चुन लिया, है ना, लेकिन समर्पण नहीं किया। तो ये आप देख सकते हो, उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना जो है बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद जो है लड़ते लड़ते मर गया। तो ये आप देख सकते हो, ये रानी दुर्गावती हैं और ये जो है जनजातियां वगैरह हैं, गोंड वगैरह हैं। तो ये लोग जो है, ये उनके अंदर जो है उत्साह वगैरह भर रही हैं कि लड़ना है, किसी भी हाल में लड़ना है, चाहे लाख विपदाएं आ जाएं, लाख परेशानियां आ जाएं। अगर हमने यूपीएससी का सपना देखा है तो हम यूपीएससी के लिए जो है या तो जान लगा देंगे या तो जाने देंगे। तो इसी तरीके से जो है आपको भी उत्साह अपना बनाए रखना है, मोटिवेट हमेशा रहना ही रहना है। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ आपने अब गोंड के विषय में पढ़ लिया, है ना। अभी हम लोग अहोम के विषय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन गोंड के विषय में थोड़ी और चर्चा है। गढ़ कटंगा जो है एक समृद्धशाली राज्य था। इसने जो है हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था, है ना। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने जो है लूट में बेहद कीमती जो है सिक्के और हाथियों का जो है बहुतायत मात्रा में हथिया लिया, है ना। तो ये हाथी आपको याद रखना है, हाथी, ठीक है। मान लो पूछ लिया जाए कि किस जनजाति के पास जो है हाथियां वगैरह तमाम प्रकार से जो है किसी भी रूप में जो है क्वेश्चन गढ़ सकता है। अब गढ़ना उसको है, बनाना उसको है, लेकिन आप ध्यान रखना कि गोंड वगैरह के पास जो है हाथी वगैरह जो है बहुतायत मात्रा में थी, है ना। हाथी वगैरह का जो है वो लोग बहुत ही आयात वगैरह करते थे, यानी कि व्यापार वगैरह करते थे। तो ये आप देख सकते हो, है ना। हाथी वगैरह को जो है वो लोग पकड़ने में काफी ज्यादा परफेक्ट थे। तो उनके यहाँ से देखिए बहुतायत में क्या मिला है, हाथी वगैरह, हथियार लिए गए हैं, ठीक है, हाथी बहुतायत में। तो ये चीज आपको देख लेना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे आपसे जो है अहोम जनजाति के विषय में बताया जा रहा है। अहोम जनजाति को अगर आप देखोगे तो अहोम लोग जो है मौजूदा म्यांमार, क्या, मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में जो है ब्रह्मपुत्रा घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां यानी कि भूस्वामी, आपको भुइयां के बारे में जानना है कि आखिर ये भुइयां क्या होता है। तो भुइयां यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। तो नए राज्य वगैरह की ये लोग जो है स्थापना वगैरह भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखो ये लोग जो है
1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय वस्त्रों का इस्तेमाल वगैरह जो है ये लोग कर चुके थे। ये बात जो है आप नोट रखना, हमेशा नोट रखना, ठीक है। ये बात जो है आपको नोट होनी चाहिए, स्टार भी मैंने लगा दिया कि 1530। आप 26 में देखोगे, इसके पहले 1526 में बाबर एंट्री मारता है। जब बाबर एंट्री मारता है तब वो जो है तोपों वगैरह का प्रयोग करता है, लेकिन उसके पहले भी मैंने पीछे बता रखा है कि दक्षिण भारत में जो है आग वगैरह जो है ये आग्नेय अस्त्र वगैरह का प्रयोग हो रहा था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम अहोमों को जाने, अहोमों के विषय में अगर जानकारी लें, अहोमों के विषय में कुछ अगर चर्चा करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने साल पहले ही, यानी कि 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले ही उन्होंने जो है आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल वगैरह कर लिया था। आगे 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में जो है सक्षम हो गए थे। ये आप देख सकते हो, ये सारा का सारा जो है आप नोट कर लीजिए, है ना। ये लोग जो है क्या कर रहे थे, तो ये लोग जो है काफी उच्च स्तरीय आग्नेय अस्त्रों और तोपों वगैरह का जो है निर्माण वगैरह, बारूद वगैरह का जो है निर्माण वगैरह करना सीख चुके थे। तो ये आप इन्हें देख सकते हो, इन्हें समझ सकते हो। आगे यहाँ क्या बात कही जा रही है, तो यहाँ कहा जा रहा है अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर जो है मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जो है जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे पाइक कहते हैं। तो ये पाइक शब्द जो है आपको नोट रखना है, ठीक है। तो ये बेगार श्रम है, यानी कि जबरदस्ती जो है आपसे बेगार लिया जा रहा है, आपको जो है काम कराया जा रहा है आपसे। तो ये आपको जो है नोट रखना है, क्या नोट रखना है, बेगार, ठीक है, बेगार पाइक। पाइक आपको जो है नोट होना चाहिए। लगभग सभी वयस्क पुरुष जो है युद्ध के दौरान जो है सेना में अपनी सेवाएं वगैरह देते थे, है ना। और आज भी ऐसा है ना, पहले भी बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। और बाकी जब ये खाली टाइम में रहते थे, खाली टाइम होता था, तो कहीं ना कहीं ये मनोरंजन वगैरह करते थे, सिंचाई वगैरह के जो है तमाम प्रकार के टेक्निक वगैरह सीखते थे, है ना। नहरों वगैरह को जो है ये लोग क्या बोलते हैं उपयोग करते थे, तमाम चीजें ये लोग करते रहते थे। और चावल उगाने के जो है नए तकनीक वगैरह का जो है ये लोग विकास करने का प्रयास करते हैं। तमाम चीज जो है जब खाली समय रहता था तो करते रहते थे, है ना। और अहोम समाज जो है कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहते हैं। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ खेल का क्या अर्थ है ना। मध्यकालीन भारत में जो है खेल शब्द का क्या मीनिंग है बताओ। तो वहां कह देगा फुटबॉल खेलना, एक तरह की जनजाति, एक तरह का फूल, एक तरह का जो है पौधा। तो आपको लगाना है एक तरह का जो है जनजातीय कुल था, है ना, जिसे खेल कहा जा रहा है। तो खेल आपको याद रखना है, नहीं तो अगर आपने खेल याद नहीं रखा तो आपके साथ जो है खेला हो जाएगा। खेल नहीं याद रखोगे तो खेला हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और यहां अगर देखोगे तो एक है शिव सिंह, है ना, शिव सिंह है। उनके काल में जो है हिंदू धर्म जो है वहां का प्रधान धर्म बन गया, है ना। ये लोग जो है जनजाति समुदाय से आते थे, लेकिन यहाँ जो है इनके समय में जो है यानी कि 1714 से 44 का टाइम पीरियड वगैरह हम लोग देखेंगे, तो इनके समय में जो है हिंदू धर्म वगैरह जो है काफी प्रधान हो गया था, काफी पॉपुलर हो गया था, है ना। और इसके पहले अगर देखोगे तो ये लोग जो है अपने देवी देवता वगैरह की पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनके लिए जो है तमाम चीजें करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ हिंदू धर्म आ गया। आपको एक चीज और नोट रखना है, बुरंजी। बुरंजी जो है नामक ऐतिहासिक कृतियों को जो है पहले अहोम भाषा में और फिर जो है असमिया में लिखा गया। तो ये आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का साहित्य है। पहले जो है अहोम भाषा में लिखा गया था, बाद में इसे ट्रांसफर करके जो है असमिया वगैरह में लिख दिया गया। तो ये आप जो है ये बुरंजी क्या होता है इसको जो है ध्यान में रखे रहना, इसको जो है नोट किए रहना। आगे जो है यहाँ आपसे जो है कुछ चीजें बताई जा रही हैं, इसको जो है आपको मिलाने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ जो है एक
आपको अंतर स्पष्ट करने को दिया जा रहा है कि आप बताओ कि गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से जो है किन मायनों में अलग है, क्या कोई समानता भी है। इसमें आपको अंतर वगैरह बताना है, समानता और अंतर वगैरह दर्शाना है। तो मैंने 2 स्लाइड दे रखा है, उन्हीं दोनों में से आपको दोनों उसी में से देख देना है, दे देना है, तो इसका उत्तर जो है आपका तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी ने ही दे रखा था, मैंने जो है सोचा कि आपको दे दूं, आप सभी जो है थोड़ा बहुत तैयार करते चलो बीच बीच में, है ना, देखते रहो, नहीं तो कहोगे कि हमारा मास्टर जो है बस ऐसे पढ़ाता चला जा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। और बाकी ये आप देख सकते हो, तो आप यहाँ देखोगे शिव सिंह को, तो शिव सिंह जो है क्या थे, अहोम थे, है ना, शिव सिंह क्या थे, तो ये थे अहोम। और वहीं अगर दुर्गावती को देखा जाए, ठीक है, दुर्गावती तो ये गढ़ कटंगा से संबंध रख रही थी। और भी बहुत सारे हैं, गढ़ है, टांडा है, श्रमिक है, कुल है, बाकी सब कुछ आप मिलाइएगा। और जो है इतना कम से कम आपके लिए मैंने जो है टास्क छोड़ दिया है, और पीछे मैंने पढ़ाया भी है, पीछे मैंने बताया भी है, और आप जो है इसे करेंगे, है ना, इसे आप जो है हल करेंगे। एनसीईआरटी ने ही दे रखा था, मैंने उठा के जस का तस लगा दिया। आगे आगे आपसे जो है धन्यवाद का इशारा दिया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।